अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं ग्रीन टॉक में। हूँ आपकी होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, ग्रीन टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हम बात करते हैं एनर्जी की, हम बात करते हैं क्लाइमेट की और हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। एक बात जो आप सभी सुनते आए हैं कि बिजली का बिल बहुत आ रहा है, लोड शेडिंग पता नहीं क्यों हो रही है, क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो हम मिस करते हैं वो बात करना है इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर। इस सारे सिस्टम पीछे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, पाकिस्तान के ग्रिड के क्या मसाइल हैं, मौजूदा सूरत हाल क्या है, इसकी कैपेसिटी कितनी है और इसकी कमज़ोरियों को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। यही होगा हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू। और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हसीब अब्दुल हसीब तारिक साहब। अब्दुल हसीब तारिक ने ग्रेजुएट किया है नज़ यूनिवर्सिटी से इन इलेक्ट्रिक पावर इंजीनियरिंग में, एनर्जी पॉलिसी, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और पाकिस्तान के पावर सेक्टर में। हम आज की गुफ्तगू में वेलकम करते हैं हसीब साहब को। अस्सलाम वालेकुम हसीब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज्वाइन करने का, और वो भी रमज़ान में। अच्छा, बिफोर दैट कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, हमारे बहुत सारे नाजरीन इंटरेस्टेड होंगे इस बात को सुनने में कि आप हमें बताएं कि बेसिकली ग्रिड क्या है और इस वक्त पाकिस्तान में जो ग्रिड की सूरत हाल है वो क्या है। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस टॉपिक पर बात करने के लिए टाइम दिया। ग्रिड क्या है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि अक्सर पाकिस्तानियों को नहीं पता होता। ग्रिड असल में जहाँ से जनरेशन हो रही है, जैसा कि सोलर प्लांट्स हैं, विंड प्लांट्स हैं, सिंध में हाइड्रो प्लांट्स हैं, केपीके में है, इस तरह जो जहाँ से भी जनरेशन हो रही है और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है और जो आगे सप्लाई हो रही है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इस तमाम सेटअप को ग्रिड बोलते हैं। दूसरा एक स्मॉल टर्म में भी यूज़ होता है कि जो हर इलाके में, हर कम्युनिटी में एक स्मॉलर ग्रिड्स लगे हुए होते हैं जहाँ से सप्लाई लोकल कंज्यूमर्स को या कमर्शियल एरिया को या रेजिडेंशियल एरिया को या इंडस्ट्रियल एरिया को दी जाती है, उन्हें भी ग्रिड कहा जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्रिड मतलब जो कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ग्रिड ही बोला जाता है, जो नेशनल ग्रिड कहलाता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लोग परचेज़ करते हैं, यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका स्टेटस क्या है? कंज्यूमर जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो 46 गीगावाट है, यानी आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो 46,000 मेगावाट बनती है बिजली टोटल जो ओवरऑल कंज्यूम हो रही है। इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है इसमें वो रेजिडेंशियल सेक्टर का है, फिर इंडस्ट्री आती है और इसी तरह बाकी कमर्शियल सेक्टर आता है और बाकी डिफरेंट सेक्टर्स भी इसी में शामिल हैं। मीन्स जो इस वक्त कंजम्पशन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, उस पे जो टॉप पे है वो कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स है, देन इंडस्ट्री एंड देन द कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो यूज़ होती है। जी, यूज़ हो रहे हैं। एनर्जी शेयर कितना कितना है, यानी एनर्जी मिक्स क्या है। हाइड्रो की जो कैपेसिटी है, जो पानी से या डैम से, तरबेला है, मंगला है, डिफरेंट डैम से जो बिजली बन रही है वो 24% है, 24 to 25% ये बिजली है। जो रिन्यूएबल से बन रही है वो 12% है और जो न्यूक्लियर से बन रही है वो 7% है, 7 to 8% है, 7.8% मोर स्पेसिफिकली कहा जाता है। और इसके अलावा जो बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी रह जाती है 55%, 55 to 55.4, 56% बिजली जो है वो थर्मल प्लांट्स की है, यानी कि वो कुछ इंडस्ट्री बना रही है, कुछ आईपीपीएस के जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। आजकल आपने सुना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बहुत ज़्यादा इशू है, फॉसिल फ्यूल ब्लॉकेज हो गया है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। अब आईपीपीएस जो हैं ये भी रन करते हैं, फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट्स हैं ये, तो इसके खर्चात अभी बहुत ज़्यादा हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस फिर से बढ़ेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन है आईपीपीएस के प्लांट्स की, थर्मल प्लांट्स की, वो इन हैवी फ्यूल्स के थ्रू ही हो रही है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था, ये एक बेसिक स्टेटस था कि पाकिस्तान का ग्रिड क्या है। मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है वो रेजिडेंशियल है, फिर इंडस्ट्री है और इसी तरह कमर्शियल सेक्टर्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो हाइड्रो की है जो कि क्लीन एनर्जी है। इसी तरह रिन्यूएबल की 12% है। अच्छा, मज़े की बात इसमें यह है कि रिन्यूएबल में डिफरेंट रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज शामिल हैं, विंड है, हाइड्रो है, सोलर है, लेकिन जो इसमें हाइड्रो को हमने अलग से इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है और वो डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको अलग रखा जाता है। जो हमने यहाँ पर बात की कि 12% जो रिन्यूएबल आ रही है, इसमें जो सोलर है वो 10% है, जो कि इट्सेल्फ एक काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है। अच्छा, पाकिस्तान में जो हमने देखा है 2024 में, 2025 में सोलर काफ़ी ज़्यादा लग चुका है, तो इसके खर्चात और भी ज़्यादा हैं कि लोग और भी सोलर लगाएंगे। अच्छा, उसके बरक्स देखा जाए तो गवर्नमेंट का क्या स्टांस है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, जिसकी वजह से लास्ट मंथ
फरवरी में नेपरा की कुछ रिफॉर्म्स पेश की गई जिसमें फिक्स चार्जेस भी लगाए गए। इसका हम जिक्र आगे टॉक में भी करेंगे कि उससे ग्रिड पर क्या असरात पड़ रहे हैं, लोकल कंज्यूमर्स पर कितना बोझ पड़ रहा है, क्या कॉस्ट थी। तो ये ओवरऑल ग्रिड का बेसिक स्ट्रक्चर है, ग्रिड का बेसिक स्टेटस है। बिल्कुल, थैंक यू सिब। काफ़ी मेरे ख्याल है वो लोग जो मेरी तरह ग्रिड और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को नहीं समझते हैं उनके लिए ये एक अच्छी एडिशन होगी। लेकिन एक और चीज़ जो भी आपने बात की, इसमें थर्मल का 56% शेयर है जो भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में जा रही है। थर्मल का मतलब क्या, फॉसल फ्यूल से बना रहे हैं। अब क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है बहुत सारा क्लीन एनर्जी की तरफ, और अभी भी अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में एक बड़ा शेयर जो है वो फॉसल फ्यूल से आएगा। वो ज़रा अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से प्राइसेस राइज करेंगी। लेकिन जो पाकिस्तान का क्लीन एनर्जी जो विजन है वो कहाँ स्टैंड करता है, वो उसके फ्यूचर में क्या रिफॉर्म्स वो कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी भी नेपरा की जो आई है वो तो ग्रिड की प्रोटेक्शन के हवाले से मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो बात हुई है वो ग्रिड की प्रोटेक्शन, आईपीपी की प्रोटेक्शन के हवाले से हुई है। लेकिन फ्यूचर में क्या रिफॉर्म्स दे आर लुकिंग फॉर क्लीन सोर्सेज। अच्छा, पहले बात करते हैं कि ग्रिड पर वीआरई यानी रिन्यूएबल जो वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी है उसके क्या असरात हैं, जो रिन्यूएबल लग चुका है उसके क्या असरात हुए हैं, और अल्टीमेट विजन क्या है, करना क्या चाह रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, या ग्रिड को कहाँ तक लेकर जाना चाह रही है। जो पहले जो कैपेसिटी लग चुकी है पाकिस्तान में, जो सोलर लग चुका है, वो हमने जो इम्पोर्ट्स हुई हैं उस बेस पर, और जो पाकिस्तान में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी जो स्टडी की है उस बेस पर जो एनालिसिस सामने आया है वो ये है कि 33 गीगावाट पाकिस्तान में सोलर कैपेसिटी लग चुकी है, जिसमें 9.3 गीगावाट जो है वो ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड है, बाकी की सारी ऑफ ग्रिड है। इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजली है वो अपने खुद घरेलू कंजम्पशन के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वापस वो ग्रिड को नहीं दे रहे हैं। जबकि 9.3 जो गीगावाट कंज्यूमर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं और नेट मीटरिंग के थ्रू वापस ग्रिड को भी या पाकिस्तान के एनर्जी सिस्टम को भी वापस दे रहे हैं। इससे ये होता है कि वो अगर इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ कर रहे हैं 27 PKR या 27 to 30 PKR के अंदर, तो वो जो वापस दे रहे हैं वो उनकी 12 to 17% ही कहा जाता है PKR वो वापस दे रहे हैं। तो इसको कहते हैं नेट मीटरिंग। तो ये तो स्टेटस हो गया कि सोलर का क्या इम्पैक्ट है, जो लोकल लोगों ने लगाया हुआ है, इसका ग्रिड के ऊपर क्या असरात थे। अच्छा, इसके अलावा हम सेकंड पे बात करते हैं VREs की, वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ की। इसमें सोलर के अलावा डिफरेंट और भी टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं, जैसा कि विंड है। विंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ अब लगाना शुरू कर रही हैं स्मॉल विंड टर्बाइंस। ये इस तरह असरअंदाज करते हैं कि इसके लिए एक आपको पूरा कंट्रोलर सिस्टम लगाना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वेरी कर रही होती है। आप देखेंगे हवा हर वक्त एक मतलब एक कैपेसिटी की नहीं होती, एक मेजरमेंट या उसकी एक पेनिट्रेशन नहीं होती, तो कभी वो ज़्यादा होती है कभी कम होती है। उस बेस पर उन्हें एक कंट्रोलर या एक डिज़ाइन सिस्टम लगाना पड़ता है जिससे वो वेरिएबिलिटी जो उसकी है वो स्टेबल रहे, रिलायबल रहे। इसी तरह डिफरेंट और टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जो कि फोसिल फ्यूल के अलावा, हम यहाँ पर फोसिल फ्यूल की बात नहीं कर रहे, रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, वेरिएबल रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ की। जैसा कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ रन करती हैं बायोमास पर, बायोमास को भी समहाउ रिन्यूएबल में ही काउंट किया जाता है। जो लेस एमिटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें अब तो हाइड्रोजन भी आ रही है। इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ भी VREs में आती हैं। ये वेरी करती रहती हैं, इस वजह से इनको वेरिएबल रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ में कहा जाता है। सोलर को भी इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि सोलर कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, दिन के पीक पॉइंट्स पर इसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, ये तो हो गया सारा स्टेटस रिन्यूएबल एनर्जी का। फिर हमने बताया वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के क्या स्टेटस है, क्या असरात हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के ग्रिड का ओवरऑल विजन क्या है, कि करना क्या चाहते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान पेरिस एग्रीमेंट, आपने सुना होगा नाम, पेरिस जो एग्रीमेंट है 2017 में सिग्नेटरी है पाकिस्तान भी, और वर्ल्ड के ऑलमोस्ट तकरीबन सारे कंट्रीज़ ही इसके सिग्नेटरी हैं। इसमें हम ये साइन करते हैं कि हम माहौल को कम से कम आलूदा करेंगे, ऐसे फोसिल फ्यूल्स बेस्ड सिस्टम्स नहीं लगाएंगे या ऐसी चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे जो एमिशंस करती हैं, जो माहौल को नुकसान पहुंचाती हैं, माहौल के एनवायरनमेंट को, परिंदों को, एनिमल्स को, डिफरेंट स्पीशीज़ को, लैंड को, जी ओवरऑल जो आपके क्लाइमेट को, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब। अच्छा, इसका जो पेरिस एग्रीमेंट का जो सबसे मेन मकसद ये था कि वर्ल्ड के टेम्परेचर को, अर्थ के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देना, जो कि 1.5 तक ही रहना चाहिए। पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है। पाकिस्तान
इसके हवाले से एनडीसी जो पाकिस्तान ने 2025 के एंड पर सबमिट भी करवाया है, उसमें पाकिस्तान ने अपने विजन को बताया है कि वो 2030 तक 60% ऑफ दी एनर्जी जो बना रहे हैं वो क्लीन बनाएंगे। क्लीन के लिए रिसोर्सेज वही बात है कि सोलर होगा, विंड होगा और डिफरेंट रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज होंगी। क्या इसमें न्यूक्लियर को भी ये कंसिडर करेंगे? क्या वो रिन्यूएबल भी है? ये एक पाकिस्तान ने जो क्लेम किया है अपना रिन्यूएबल की जो उन्होंने पार्ट बताया है, उसमें उन्होंने हाइड्रो भी क्लेम किया है और न्यूक्लियर भी क्लेम किया है रिन्यूएबल के अंदर। रिन्यूएबल के अंदर हम हाइड्रो और न्यूक्लियर को भी क्लेम कर सकते हैं, बाकी कंट्रीज भी करते हैं, इसमें कोई मजाक बात नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर से वेस्ट जनरेट होता है वो बहुत हाईली टॉक्सिक होता है, तो उस पर एक अलग से डिबेट है जो कि एक बाद में देखी जाएगी। लोग अगर हम देखें ना, अभी एक कंपैरिजन साउथ एशियन रीजन्स के अंदर भी जब एनर्जी का होता है तो न्यूक्लियर के ऊपर बहुत बात हो रही होती है। इंडिया के टारगेट्स में भी शामिल है कि वो कोई 100 गीगावाट जो है वो 2047 तक अपना लेके जाएंगे, तो बहुत सारी डिबेट हो रही है। तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या न्यूक्लियर को भी हम रिन्यूएबल में ही कंसिडर करते हैं या सिर्फ इट्स अ क्लीन एनर्जी। अच्छा, बात आपने की कि जरा ये तो विजन्स है पाकिस्तान का कि वो 2030 तक एक 60% ऑफ देयर लिमिट विल टेक टुवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन उसके लिए क्या बेसिक सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी या किस किस्म के रिफॉर्म्स करने की जरूरत होगी, टेक्निकल या स्ट्रक्चर रिफॉर्म करने की जरूरत है पाकिस्तान को, सो दैट दे मीट देयर क्लेम? अच्छा, ऐसा है कि पाकिस्तान ने अभी तो काफ़ी हद तक अपना रिन्यूएबल को क्लेम करके एनडीसी को सबमिट करवा दिया था। आगे की देखा जाए तो पाकिस्तान चाहता क्या है और लोगों ने जो अपने बिहार पर सोलर लगाया है उसकी क्या कैपेसिटी सामने आ रही हैं। हम ये देखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का वो सोलर को बियर नहीं कर सकता, जबकि लोगों ने जो सोलर की कैपेसिटी लगा चुके हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑफ ग्रिड सोलर की जो कैपेसिटी लग चुकी है वो 33 गीगावाट से ज़्यादा है। ऑन एंड ऑफ हम इसको अप्रोक्सीमेटली 33 गीगावाट इस वक्त काउंट कर रहे हैं। इसके ग्रिड पर असरात इस तरह ज़्यादा हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की यूटिलाइज ही नहीं हो रही तो उससे ग्रिड फेलियर सामने आ रहे हैं, ग्रिड अनस्टेबल हो रहा है, क्योंकि ग्रिड के पास अपना बेस लोड ही मीट करने के लिए नहीं है। अच्छा, इसके एक एग्जांपल देता हूँ। किसी भी कंट्री में जो बेस लोड होता है, जो ग्रिड्स की एक कैपेसिटी उसी के ऊपर रन कर रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान के पास 46 गीगावाट ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हम उसका बेस लोड भी कंसीडर भी करें 22 टू 28 गीगावाट भी कंसीडर करें, तो वो रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल सेक्टर से आना चाहिए। मोर और लेस ज़्यादातर मींस दे हैव टू कंज्यूम दिस मच एटलीस्ट, जी, ताकि वो उस स्टेबल कैपेसिटी रहे। के प्लांट्स जो हैं ताकि वो रन करते रहें 24/7, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज होती रहे। अच्छा, इसमें जो बड़ा पार्ट होता है वो इंडस्ट्री का होता है। इंडस्ट्री की कंजम्पशन ऐसी होती है कि वो 24/7 रन कर रही होती है ऑन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जबकि रेजिडेंशियल सेक्टर एक काफ़ी बड़ा सेक्टर होता है, लेकिन वो एक डक शेप इलेक्ट्रिसिटी पैटर्न बनाता है। पीक आता है फिर बीच में, सुबह जब लोग उठते हैं तो एक उसकी पीक बनती है, पूंछ की पीक, और फिर वो डाउन होते होते फिर रात के वक्त, शाम के वक्त दोबारा से एक पीक, उसके हेड की और बीक की पीक बनती है। इस पैटर्न को टेक्निकल टर्म्स में डक पैटर्न भी कहते हैं। अच्छा, बात यह है कि रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो बेस लाइन बननी चाहिए वो ग्रिड से आनी चाहिए, ताकि ग्रिड एक कैपेसिटी का एक जनरेशन करके ताकि वो यूटिलाइज हो सके। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पा रही, डिमांड नहीं है, कंज्यूमर उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो ग्रिड अनस्टेबल रहेगा। ग्रिड अनस्टेबल रहेगा तो डिफरेंट कैपेसिटी के प्लांट्स डिफरेंट टाइम्स में ऑन एंड ऑफ करने पड़ेंगे, तो इससे ग्रिड फेलियर्स के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये हुआ क्यों? ये हुआ है पाकिस्तान में सोलर लगाने की वजह से। गवर्नमेंट तो इसको भी सपोर्ट कर रही है, पिछले साल के मिड के बाद से उन्होंने डिफरेंट सोलर की स्कीम्स लाई, फार्मर्स के लिए लाया, सोलर फार्मर्स लगाए, डिफरेंट सेक्टर्स में उसको प्रमोट किया। अभी तो नेपरा की रिफॉर्म्स के बाद उन्होंने सोलर को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ही ग्रिड से नहीं हो रही। तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी तो हो गया ना, वो जो कंज्यूमर जिसने लगाया हुआ था। अब बेसिकली तो क्यों, इसके पीछे भी तो एक पूरी साइंस थी ना कि क्यों लगाए, क्यों लोग सोलर पे शिफ्ट क्यों, क्योंकि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे थे कि लोगों को लगा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इस पे कर लें। उस वक्त तो गवर्नमेंट खुद भी इनकरेज किया। तो अब जब वो अब दोबारा ये ग्रिड के मसाइल आ रहे हैं, तो अब किस तरह से, मतलब जो भी आप बात भी कर रहे थे, इसी में मैं चाहूंगी कि आप जब आगे ऐड ऑन करो तो किस तरह से सस्टेन अब करेगी, क्योंकि लोग तो अल्टीमेटली जाएंगे। अब अगर आप नेट मीटरिंग खत्म करेंगे तो लोग बिजली वो बैटरी सॉल्यूशंस के ऊपर चले जाएंगे, जो उनको लगेगा कि ये ज़्यादा सस्टेनेबल है। सो शुड टच एज वेल। हाँ, अच्छा, इस पर बात करते हैं कि सोलर की कैपेसिटी से असरात, फिर हम आते हैं बाकी टेक्नोलॉजी, जैसे बैटरीज पर लोग
लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा। अभी जो ग्रिड अनस्टेबल है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है वो रेजिडेंशियल सेक्टर में लोगों ने हर तकरीबन 10 में से 6 घरों में तकरीबन सोलर लग चुका है। अगर मोर और लेस अगर बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली बात की जाए सिटीज़ और रूरल एरियाज़ या अर्बन एरियाज़ को सबको ऑल ओवर पाकिस्तान में देखा जाए तो 10 में से 2 to 4 हाउसेज़ में इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन हो रही है वो सोलर के थ्रू भी हो रही है। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अच्छा, इसकी वजह से ग्रिड तो अनस्टेबल हो ही रहा है। नेट मीटरिंग के मसाइल की वजह से ग्रिड जब बैक शूट करता है तो वो ग्रिड के फेलियर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर फेलियर्स होते हैं। अच्छा, सेकंड बात ये थी कि अब लोग कम्प्लीटली सोलर पर शिफ्ट क्यों नहीं हो पा रहे या ग्रिड से भी ले रहे हैं तो ये अनसर्टेनिटी अनस्टेबिलिटी क्यों हो रही है। अच्छा, लोगों के पास अभी जो और सोल्यूशन है जैसा कि बैटरीज़ हैं वो भी काफ़ी रिलायबल नहीं है। बैटरीज़ की जो कैपेसिटी होती है वो 2 to 4 आवर्स की होती है और उसकी जो लाइफ भी है वो भी मैक्सिमम 4 ईयर्स ही है। और जो बैटरीज़ की कॉस्ट है पाकिस्तान में वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी जो बैटरीज़ की जो कॉस्ट है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रही है और उसकी लाइफ साइकिल को भी इंक्रीज़ करने की तरफ अब तो जाया मेरा जा मेन रहा है। हाउस भी हो रही है पाकिस्तान में भी, कोई मैंने पिछले दिनों सुना था कि कोई प्लांट लग रहा है शायद बैटरीज का। हाँ जी, ये जो एक्साइड हैं और डिफरेंट कंपनीज़ हैं ये पाकिस्तान में भी कुछ असेंबल करती हैं, जैसा कि उसके रॉ मटेरियल्स हैं या डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो बाहर से आते हैं और उसको वो यहाँ पर असेंबल करके यहाँ पर बेच रहे हैं। एक्साइड है, ओसाका है, इस तरह की डिफरेंट कंपनीज़ हैं। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि जो अच्छी बैटरीज़ हैं, जो ड्राई सेल्स हैं या लिथियम आयन बैटरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरे एंड पर देखा जाए तो सोलर, जब चाइना के पास सोलर की इंडस्ट्री काफ़ी बूम की, उसने अपना ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पाकिस्तान को बेचा तो लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सोलर परचेज़ किया। पर पैनल की जो कॉस्ट थी वो 18 to 20,000 थी और ये काफ़ी रिलायबल कॉस्ट थी, जो कि पहले 60 to 80,000 कॉस्ट थी। तो लोगों ने धड़ाधड़ सोलर तो लगा लिया। अब लोग बैटरीज़ की तरफ शिफ्ट होते हैं तो बैटरीज़ आर हाईली कॉस्टली। बैटरीज़ की लाइफ टाइम साइकिल्स भी कम हैं, जिसको हम थ्रूपुट वैल्यू कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, कि कितनी दफ़ा चार्ज होगी और कितनी दफ़ा डिस्चार्ज होगी। अगर लोड शेडिंग के मसाइल होते हैं ग्रिड इंस्टेबिलिटी की वजह से तो बैटरीज जल्दी ड्राई कर जाती हैं, जल्दी रन आउट हो जाती हैं, क्योंकि उनके थ्रू आउटपुट साइकिल जो हैं वो जल्दी पूरे हो जाते हैं, मतलब कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल्स। अच्छा, ये मसाइल होता क्यों है? जब बैटरी लोग लगा रहे हैं तो बाकी टाइम की वो कंजम्पशन कैसे पूरी करेंगे, 2 से 4 घंटे के बाद की कंजम्पशन। तो इस वजह से लोग बैटरीज पर भी नहीं आ सकते कम्प्लीटली। तो लोग एज ए लोड शेडिंग के टाइम पर या डिफरेंट इमरजेंसी के टाइम पर जब ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है तब तो बैटरी यूज़ कर सकते हैं, यूपीएस के थ्रू बैटरीज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? बाकी जो थ्रू आउट दी नाइट टाइम है, नाइट टाइम में 2 से 4 घंटे बैटरीज चल जाएंगी, उसके बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि लोगों को अपनी जो सोलर की बिजली है वो भी यूटिलाइज़ करनी है और जो ग्रिड की बिजली है वो भी यूटिलाइज़ करनी है। तो इसकी वजह से जो ग्रिड का भी जो स्टेटस है वो काफ़ी अनस्टेबल है। अच्छा, हम दूसरी तरफ देखते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री को पाकिस्तान ने या जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अलाउ किया है कि आप 1 मेगावाट सोलर लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। जबकि हम दूसरी तरफ इंडस्ट्री की कंजम्पशन को देखते हैं तो दे आर हाईली कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी। उनके बिल्स जो हैं वो 50 करोड़ से ज़्यादा आते हैं। जब टेक्सटाइल सेक्टर की अगर हम बात करें 50 करोड़ 60 करोड़ उनके बिल आ रहे होते हैं। तो उनके लिए 1 मेगावाट वो क्या कहते हैं कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो उस बात पर हम जैसे इदारे एडीएस जैसा कि है या डिफरेंट इदारे उनको गवर्नमेंट को तायद करते हैं कि इसको बढ़ाएं ताकि लोग इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल को यूटिलाइज़ करें। तो सजेशंस ये हैं कि 5 to 8 मेगावाट की कैपेसिटी इंडस्ट्री को दी जाए ताकि वो अपना कुछ अमाउंट जैसे कि ऑफिसेज़ हैं, जो हाईली कंजम्पशन मशीन्स हैं, मोटर्स हैं, वो तो रन नहीं हो सकती, लेकिन बाकी का लोड वो सोलर से फुलफिल कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो आपकी सारी बात से मुझे एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, वो यही है कि ग्रिड का एक बेस लोड 12 दिन में मेंटेन करना है। फ्यूचर में अगर कंज्यूमर ज़्यादा जाता है टूवर्ड यही जो भी सिचुएशन चल रही है कि अनसर्टेनिटी की चल रही है कि अच्छा लोग सोलर भी यूज़ करेंगे और लोग जो है वो इसको ग्रिड से भी बिजली को लेंगे। सो क्या एक बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है फॉर द गवर्नमेंट, क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए ताकि वो लोग जो बिजली डायरेक्टली यूज करते हैं उन पे बिल का लोड कम पड़े और एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, एक सस्टेनेबल ग्रिड भी जो है ना वो रनिंग पे रहे और उसमें किसी किस्म की वो ना आए, प्रॉब्लम्स ना आए। तो व्हाट दे हैव टू डू, व्हाट आर द की रिकमेंडेशन या की रिफॉर्म्स?
अच्छा, अभी इस पे पहले बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। तो गवर्नमेंट ने अभी जो रिफॉर्म्स लाई हैं नेपरा की, उसमें जो एक चेंजिंग ये थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है 100 यूनिट्स के अंडर जो कंज्यूमर्स हैं, मतलब कि जो सबसे छोटे कंज्यूमर्स हैं, जैसा कि किसी ने एक शॉप है किसी के पास, तो उसकी 100 से लेस ही कंजम्पशन होगी, या किसी का एक कमरे का घर है या 2 कमरे का घर है, तो उसकी कंजम्पशन 100 यूनिट्स के अंडर अंडर ही होगी। तो उससे जो गवर्नमेंट है वो फिक्स चार्जेस ले रही है 200 रुपीज़, और जिसकी यूनिट्स हैं 200 के अंडर, उनसे गवर्नमेंट फिक्स चार्जेस ले रही है 300 रुपीज़। ये फिक्स चार्जेस आम आवाम पर या सभी पर जो 100 यूनिट्स के अंदर हैं, 200 यूनिट्स के अंदर हैं, 300 यूनिट्स के अंदर हैं, उन पर लगाए क्यों गए? गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि गवर्नमेंट को अपनी बेस लोड बढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाए ग्रिड की। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो बेस लोड इंक्रीज़ हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री से ही हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री चलती है 24/7 और उसको एक बेस लोड चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, या गवर्नमेंट के इदारों में जो लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया कि इंडस्ट्री को बिजली सस्ती दी जाए, ताकि जो सोलर की कॉस्ट और जो हुकूमत की तरफ से जो सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी दी जाए इंडस्ट्री को, वो कुछ हद तक मैच करे, ताकि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा बाकी सोलर ना लगाए। तो उस चीज़ को देखते हुए जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस कम किए, सब्सिडाइज करके इंडस्ट्री को दी, वो चार्जेस उन्होंने डाल दिए पूरी आवाम पर, कि आवाम देगी जो 100 यूनिट्स के अंदर हैं वो इतने पैसे देंगे, जो 200 यूनिट्स के अंडर हैं वो इतने पैसे फिक्स देंगे, और जो 300 के यूनिट्स हैं वो इतने पैसे देंगे। तो इस चीज़ का फ़ायदा पहुंचाया गया इंडस्ट्री को। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कि इंडस्ट्री को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन ये बेस लोड इंक्रीज़ करने से गवर्नमेंट बैक एंड पर उसका मेन मोटिव क्या था? वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स मोटिव था, या बेस लोड को मीट करने से आईपीपीएस को बेनिफिट करना था? तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि जो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो रही है फॉसिल फ्यूल्स से, जो कि इंपोर्ट्स की जाती हैं बाहर से, और वो जो रन कर रहे हैं या जो ऑन कर रहे हैं वो आईपीपीज हैं। तो आईपीपीज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बनाए या ना बनाए, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं उनको भी पैसे देने ही देने हैं। तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए ऑल ऑफ द पब्लिक, यानी तमाम लोगों से पैसे लेकर इंडस्ट्री को भी दिए गए, ताकि आईपीपीज के प्लांट रन कर सकें, और ताकि जो प्रॉफिट है वो भी फुलफिल किया जा सके, और वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो भी कंटिन्यू चलते रहें, जो कि अभी चल रहे हैं। लेकिन उसकी कॉस्ट आवाम से ली गई है। जी, तो व्हाई डोंट दे, मैं मतलब किस तरह से ये आईपीपी वाला जो एक पूरा सिनेरियो है, क्या गवर्नमेंट इससे खुद निकलना नहीं चाहती है, या देयर इज नो वे, कोई रास्ता नहीं है? गवर्नमेंट निकलना चाहती है लेकिन कोई रास्ता नहीं है, तो क्या विन विन सिचुएशन है कि एक आम बंदे को भी रिलीफ मिले? अब मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग हैं इवन जो हमारे साथ काम करते हैं कि अच्छा आपका बिल था 200 रुपए, 200 यूनिट आपने यूज किए, वो 2500 या 3000 का था, जैसे ही आपने एक यूनिट स्विच किया वो 8000 पे चला गया। वो तो बहुत मुश्किल है। सो व्हाट द आइडियल सिचुएशन कि आईपीपीज को कैसे मैनेज करे गवर्नमेंट? अच्छा, गवर्नमेंट जो कुछ प्रोजेक्ट्स आईपीपीज के साथ उनके जो एग्रीमेंट्स थे वो साथ साथ कुछ कैंसिल भी हुए हैं, मतलब जिनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था वो कैंसिल भी हुए हैं। लेकिन जो बाकी के आईपीपीएस के कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी चल रहे थे, उनसे गवर्नमेंट चाहती है कि ये अपनी बिजली बनाएं भी। पहले तो कुछ बना ही नहीं रहे थे और पैसे उनको एग्रीमेंट के थ्रू मिल रहे थे। तो गवर्नमेंट इस वक्त, आई थिंक कि गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टांस कुछ ठीक ही है कि इनके से अभी हम एग्रीमेंट ख़त्म कर नहीं सकते, तो कम से कम ये बिजली बनाएं और ये आवाम को रिलीफ दें, इंडस्ट्री को रिलीफ दें। तो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जो फिक्स चार्जेस आवाम पर बोझ डाला गया है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। इस चीज़ को भी गवर्नमेंट को मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया आईपीपीएस को फ़ायदा पहुंचाया गया और फॉसिल फ्यूल बेस्ड पर आईपीपीएस के प्लांट, थर्मल प्लांट्स रन कर रहे हैं। तो अभी क्या सिनेरियोस होंगे? अभी तो फिर स्टेट ऑफ हार्मोज बंद होने की वजह से फॉसिल फ्यूल की प्राइसेस, डीजल्स की, डिफरेंट फ्यूल्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो अभी दोबारा से जब इसकी प्राइसेस इलेक्ट्रिसिटी की कुछ दिनों के अंदर बढ़ेंगी तो ये फिर से बोझ आवाम पर आएगा और तमाम लोगों पर आएगा। तो इस इलेक्ट्रिसिटी की जो कास्ट है वो फिर से इंक्रीज होगी। तो ये ओवरऑल जो था ये पिक्चर थी आईपीपीएस की। आईपीपीएस से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहे हैं, कुछ के जो चल रहे हैं उन्हें फैसिलिटेट भी करना है, प्लांट्स भी रन करते रहें। जो फॉसिल फ्यूल्स के अप एंड डाउन प्राइसेस हैं उसके मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हसीब, बहुत आसान से अल्फाज में लोगों को समझाने के लिए। नाजरीन, हमारी आज की गुफ्तगू का बुनियादी मकसद तो यही था कि हम देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसकी क्या सूरत हाल है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इस पूरी गुफ्तगू से समझ
समझने में आसानी है वो ये कि किसी हद तक गवर्नमेंट शायद आवाम को रिलीफ देना चाहती है, लेकिन क्योंकि पहले से जो इस कॉन्ट्रैक्ट में या जिस सिस्टम के अंदर, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सारा प्रोसेस चल रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड है, शायद उसे ख़त्म होने में टाइम लगेगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से मुझे लगता है कि एक और जो बिजली का बिलों का शौक है वो शायद आवाम के ऊपर आएगा। देखते हैं कि फ्यूचर में किस तरह से इसको टेकअप करती है गवर्नमेंट, इस उम्मीद के साथ कि गवर्नमेंट बेशक इंडस्ट्री को रिलीफ दे, बेशक IPPs को दे, लेकिन एक आम आदमी जो है जिसकी तनख्वाह या जिसके रिसोर्सेज उस तरह से नहीं बढ़ेंगे, उन्हें भी कहीं ना कहीं रिलीफ देने की ज़रूरत है। तो अगर आपको हमारी आज की गुफ्तगू पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी इसी तरह के और टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।